नमस्ते साथियों, कैसे हो? उम्मीद है पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा टॉपिक है और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले सदैव की तरह अपनी बूस्टर लाइन के साथ कि मायूस मत होना ज़िंदगी से, मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम हो सकता है। अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी एक दिन कलाम बन सकता है। कलाम साहब के लिए समर्पित लाइन है। कभी भी आपको लगे कि पढ़ते हुए आप निराश हो गए हो तो उनकी जीवनी पढ़ लेना, कलाम साहब की। इनसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं आपको मिलने वाला ज़िंदगी में। इन्होंने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए कि अपने वाले संघर्ष तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। जब भी आपको लगे तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। और अपनी दूसरी बूस्ट लाइन जो आप सुने जाते हो, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी। और बाकी आप समझिए, कमेंट्स में लिख देना। चलो इसी के साथ आज का हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो टॉपिक है, टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम रखते हैं संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता भी कह सकते हैं। इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। तो आज हम इस टॉपिक को समझना स्टार्ट करते हैं और हमें इसको कैसे याद करना उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि संकुलन क्षमता होती क्या है। सपोज करते हैं कि ये एक क्रिस्टल जालक है। क्या ये क्रिस्टल जालक है? इस क्रिस्टल जालक में यहाँ पर क्या होते हैं? अवयवी कण उपस्थित होते हैं। और इन अवयवी कणों के मध्य, इन अवयवी कणों के मध्य क्या होता है? आपका रिक्त स्थान होता है, रिक्ति होती है बीच में। क्या होता है? इन अवयवी कणों के मध्य क्या होता है? रिक्ति होती है, रिक्तिका होती है, रिक्त स्थान होता है। अब होता क्या है कि ये तो हो गया क्रिस्टल जालक का पूरा आयतन। क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक के कुल आयतन में इन अवयवी कणों का कितना आयतन है? क्रिस्टल जालक के कुल आयतन में इन अवयवी कणों ने कितना स्थान घेरा है, वो कहलाती है संकुलन क्षमता। क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद इसके क्या क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो उसकी बात कर लेते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, अब उपस्थित कण का स्थान पर आप अवयवी कण बोल सकते हो, परमाणु बोल सकते हो, गोले शब्द का प्रयोग कर सकते हो, एक ही बात है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक के, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का, कुल आयतन का जितना भाग घेरते हैं, अर्थात कवर करते हैं, उसे हम, उसे
क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता, पैकिंग इफिशिएंसी शॉर्ट में पीई कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी क्रिस्टल जालक है उसमें जो अवयवी कण है, अवयवी कण उस क्रिस्टल जालक की कुल आयतन में से कितना स्थान घेरते हैं, कवर करते हैं, वो क्या कहलाएगा? संकुलन क्षमता। इसका हम फॉर्मूला भी लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशिएंसी बराबर क्या होगा? तो यहाँ लिख सकते हो चाहो तो कि क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों या अवयवी कण या गोले, क्रिस्टल जालक में उपस्थित कणों या गोलों का आयतन बट्टे में क्या लगा दोगे? क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। और जब भी हम प्रतिशत की बात करते हैं, संकुलन क्षमता प्रतिशत में निकालते हैं, तो सीधी सी बात है कि मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? 100 से हो गया, 100 से 100 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता हम किसे कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण, अब मैंने आपको साफ क्लियर कर दिया कि चाहे आप कण शब्द का प्रयोग कर लो या परमाणु बोल दो या गोले लिख दो, एक ही बात है। किसी भी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन में जितना भाग घेरते हैं वो उसकी क्या कहलाएगी? संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशिएंसी कहलाती है। और फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया कि संकुलन क्षमता, क्या लिखा है? संकुलन क्षमता पैकिंग इफिशिएंसी बराबर होती है क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण या गोलों का आयतन बट्टा क्रिस्टल जालक का कुल आयतन इंटू मल्टीप्लाई कितने से किया है? 100 से किया है। अब यहाँ से आप कुछ बातें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ। ये तो थी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। हमने पिछली वाली क्लासों में कुछ शब्द पढ़े थे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक तो मैंने आपको लिखाया था SCC, दूसरा हमने लिखा था BCC, तीसरी की बात करें हम FCC ऑब्लिक HCP CCP। ये नाम आपने सुने हैं, मैंने पढ़ाए थे पिछले क्लास में। तो SCC का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बेटा कमेंट्स में लिख दीजिए। BCC का पूरा नाम कमेंट्स में, FCC HCP CCP। पहले तो हमें इन सब का पूरा नाम पता होना चाहिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि हमें इनके लिए पढ़ना क्या है। देखो SCC जिसको आपने क्या नाम दिया था? सरल घनीय एकक कोष्टिका। BCC काय केंद्रित एकक कोष्टिका। FCC फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। HCP षटकोणीय निबिड़ संकुलन। CCP घनीय निबिड़ संकुलन। तो पहले तो हमें इन सब की फुल फॉर्म होनी चाहिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ी भी है, आपने इसको याद भी किया होगा, तो हम फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। SCC क्या नाम तो पूरा इसका? सरल घनीय एकक कोष्टिका। BCC काय केंद्रित एकक कोष्टिका। क्लियर हो गया? अब देखो FCC को तो आपने क्या नाम दिया था, याद हो तो आपको? FCC हमने क्या लिखा था? फलक केंद्रित, क्या लिखा है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। FCC का पूरा नाम फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। किसकी बात कर ले? HCP, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। बिल्कुल याद होना चाहिए बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए। और CCP का पूरा नाम क्या लिखा हमने? यहाँ लिख दे दो, इसका सामने आ जाएगा घनीय निबिड़ संकुलन।
अब देखो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूँ जो आपको याद भी होगी और हमने क्लासों में बात भी की थी कि संकुलन क्षमता की बात करें, हमें इनकी पैकिंग इफिशिएंसी पहले मुझ जबानी याद होनी चाहिए, फिर हम निकाल के भी सीखेंगे किस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं। एचसीसी की जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.4% होती है। बीसीसी की संकुलन क्षमता 68% होती है। एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी इनकी संकुलन क्षमता 74% होती है। तो ये अपने को बिल्कुल इस प्रकार से मुझ जबानी याद होनी चाहिए जिसमें कोई गलती ना हो। तो एचसीसी तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एचसीसी की संकुलन क्षमता 52.4% होगी। बीसीसी की संकुलन क्षमता 68% होती है। एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी की संकुलन क्षमता 74% होती है। तो अब इन तीनों की ये संकुलन क्षमता ऐसे कैसे निकाली उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एचसीसी क्या लिखा, एचसीसी तो पूरा नाम सरल घनीय एकक कोष्ठिका, और इसकी संकुलन क्षमता कितनी, 52.4%। बीसीसी तो क्या नाम होता है, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, संकुलन क्षमता 68%। एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी इन तीनों की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है, 64% होती है। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब इसके बाद हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी की जो संकुलन क्षमता 74% आई है वो कैसे, उसकी हम बात कर लें। तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं अपनी कि एफसीसी ऑब्लिक एचसीपी ऑब्लिक सीसीपी की संकुलन क्षमता, तीनों की बात करें, एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी की संकुलन क्षमता। तो ये तो बात माइंड में क्लियर होनी चाहिए, कितनी होती है, 74% होती है, 74 होती है। अब देखो ज्ञात कैसे करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ चीज़ें जो हमने पहले वाली क्लास में पढ़ी है उसको भी हम यहाँ रिपीट करेंगे और वो भी अपने काम में आएगी। जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एफसीसी से, ले लेते हैं। एफसीसी की आपने पूरा नाम लिखा था फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका अर्थात वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा कहाँ होंगे, एफ का मतलब फलक, फेस तो फलक पर होते हैं, तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं, कोनों के अलावा कहाँ होते हैं, फलक पर होते हैं। तो एक इसका सिंपल सा मैं एक डायग्राम बनाता हूँ जहाँ से आप समझने की कोशिश करना। अब देखो ये आप जानते हो कि कोई भी आप एक एक कोष्ठिका बनाओगे, कोई भी एक एक कोष्ठिका, मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल बनाओगे तो उसमें अवयवी कण कहाँ होंगे, कोनों पे होंगे। फिक्स है कि अवयवी कण कहाँ होंगे, कोनों पे होंगे। और अगर एफसीसी की बात करें तो अवयवी कण कहाँ होंगे, कोनों के अलावा इन फलक पर होंगे। तो एक डायग्राम बना लेते हैं, तो इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बेटा, अवयवी कण कहाँ होंगे, कोनों पे होंगे, और कोनों के अलावा और कहाँ हो सकते हैं, फलक पर होंगे।
अब पूरे पे बनाने की जरूरत नहीं, जितनी की अपनी आवश्यकता से मैंने इतने बना दिए। मान लिया कि ये फलक केंद्र एक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों पे भी है और यहाँ क्या दर्शा दिया, फलक पर भी दर्शा दिया। अब देखो यहाँ पे इनको मैंने मिला दिया तो ये एक, अगर आप गौर से देखोगे तो अपना एक त्रिभुज बन गया। ये कौन सा, ये ए बी और सी, एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी सी। अब देखो अगर इसको हम करते हैं, माना इस एक एक कोष्टिका में कोई परमाणु होगा तो परमाणु की त्रिज्या क्या मानते हैं हम, आर। और ये जो होती है, जैसे ये लाइन, ये इसको आप क्या बोलते हैं, कोर। तो कोर को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए। तो एक एक कोष्टिका की कोर की लंबाई क्या हो गई, ए। जो इसको ऐसे लिखेंगे कि समझना यहाँ से, चलो यहाँ इसे लिख लेते हैं, माना परमाणु की त्रिज्या, जो परमाणु है उसकी त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से। माना परमाणु की त्रिज्या क्या है, आर। और ये एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई, बड़ा थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है तो थोड़ा शॉर्ट में, कोर की लंबाई क्या मान ली, ए। माना परमाणु की त्रिज्या आर, एक एक कोष्टिका की कोर की लंबाई ए। ठीक है। अब देखो एफसीसी, ये डायग्राम आपने किसका बनाया है, एफसीसी का। तो एफसीसी में अगर हम बात करें तो इसको समझते कि लिखा क्या, माना परमाणु की त्रिज्या आर, एक एक कोष्टिका की कोर की लंबाई क्या मान ली, ए मान ली। अब अगर आपको याद हो तो एफसीसी के अंदर अवयवी कणों की संख्या हमने कितनी लिखी थी, परमाणु की संख्या या गोलों की संख्या कितनी लिखी थी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जहाँ से थोड़ा सा वापस से आपको याद आ जाए। ये था आपका एफसीसी। अवयवी कण कहाँ होंगे, केवल कोनों, और कोनों के अलावा कहाँ होंगे, फलक पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो क्या हो गए इसके अवयवी कण कोनों पे। अब फलक पर भी होंगे 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एक फलक सामने होता है और एक पीछे। अब पीछे तो हम बना नहीं सकते इसलिए सामने बनाना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे बेटा, किसी भी एक कोष्टिका में कोने कितने होते हैं, 8। तो एक कोने पर उसका कितना हिस्सा होता है अवयवी कण का, गोलों का, तो 1/8। फलक कितने होते हैं, 6। और फलक पर अवयवी कण का हिस्सा कितना लिखा था हमने, 1/2। तो इसको हल किया 3 और ये 1 को कितनी हो गई, 4। तो एफसीसी के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ लिख देंगे कि एफसीसी में अवयवी कण ऑब्लिक परमाणु ऑब्लिक गोले कितने होते हैं, 4 होते हैं। एफसीसी में अवयवी कण परमाणु या गोले कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये आपको समझ में आता है तो इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा देते हैं। अब देखो एक चीज़ मुझे बताओ, आपने 10th क्लास में पढ़े हो बेटा, प्रमोट तो 11th क्लास से हो, 10th तो पढ़ी अपनी, कि 10th में हमने पढ़ा था कि किसी भी एक गोले का आयतन कितना होता है, किसी गोले का आयतन ज्ञात करना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, लिख दो कमेंट्स में, थोड़ा सा IQ यूज करो अपना। कि ये लिखते हैं कि एक, अब गोला बोल सकते हो, परमाणु बोल सकते हो, कोई अंतर नहीं है। एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³ होता है। किसी भी एक गोले का आयतन कितना हुआ, 4/3 πr³। तो देखो एफसीसी में अवयवी कण परमाणु या गोले कितने होंगे, 4। तो एफसीसी में कितने गोले होंगे, 4। जब एक गोले का आयतन इतना होगा तो 4 गोले का आयतन कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा। तो लिख दो, अतः है 4 गोले का आयतन। तो 4 × 4/3 πr³, तो कितने हो गए, 16/3 πr³। तो ये बात आपको यहाँ से याद करने की, एफसीसी के अंदर जो कुल 4 गोले उपस्थित है उनका आयतन कितना हो गया, 16/3 πr³। 16/3 πr³। ये तो हो गया गोलों का आयतन। अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि
ये भी एक कोर है, ये भी कोर है। यहाँ डायग्राम से लिख रहा हूँ कि समझना, इस कोर की लंबाई क्या मानी, तो ये भी ए हो गया, एक कोर की लंबाई को हम क्या माने ए, तो ये भी कोर है और ये भी कोर है, कोर की लंबाई ये हो गई। लेकिन ये कोण नहीं है, ये विकिरण है। तो आपको पता है कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज में कर्ण का मान ज्ञात करना हो तो आधा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की सहायता से आप एस सी का मान निकाल सकते हो। किसका मान निकाल सकते हो, एस सी का। इसको मैं नंबर 1 दे दूँ तो अब यहाँ से हम ले सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में अगर मुझे एस सी स्क्वायर का मान निकालना हो तो एस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए बी का मान कितना है, ए, तो ए स्क्वायर, और बी सी भी क्या है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो एस सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 2a स्क्वायर। लेकिन हमें मान केवल किसका चाहिए यहाँ पर, एस सी का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी बराबर, अगर एस सी लगोगे तो क्या हो जाएगा, ए इसका स्क्वायर हटेगा तो ए, और ये हो जाएगा √2। तो एस सी बराबर आपको मान क्या प्राप्त हुआ, एस सी बराबर मान प्राप्त हुआ a√2। समझना यहाँ से बात। इसको मैंने नंबर दे दिया 2। एक समीकरण की वजह से कि 4 गोलों का आयतन कितना है, 16/3 पाई r³। ये चीज़ें अपने को मुँह जबानी याद होनी चाहिए। तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। देखो अब हमें यहाँ एस सी हमने क्यों लिया उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखो ये ए बी एक भुजा है, बी सी भी भुजा है। तो कोर घन की या कोर जो घन या एक कोष्ठक की जो भुजा होती है उसको कोर होती है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ए माना, इसको ए माना, तो यहाँ से हम एस सी का मान निकाल लिया। तो एस सी का मान क्या आ गया, a√2 आ गया। अब यहाँ से अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो एस सी को, तो एस सी में कितने परमाणु हैं, 1 2 3। एस सी में कितने परमाणु हैं, 3। तो देखो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ये एक परमाणु, ये दूसरा परमाणु और ये तीसरा परमाणु, और यहाँ इसका सेंट्रल बिंदु और इसका सेंट्रल बिंदु ये, और इसको आपने मिला दिया। ये ए हो गया और ये सी हो गया। गौर से समझना, ये तो हमने इसे रिप्रेजेंट किया, लेकिन अगर ढंग से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपका ये बनेगा, ये तीनों गोले हो गए, ये कोने वाला, ये कोने वाला और ये फलक वाला। इसका भी केंद्र बिंदु ये बना दिया, बन गया। अब देखो आपने क्या लिखा, परमाणु की त्रिज्या r, तो ये इसका ये क्या हुआ r, ये भी क्या हुआ r। तो बताओ इसके अंदर कितने r आएंगे, 2। सिंपल सी बात है, नहीं समझ में आई। ये एक गोला बनाया, ये सेंट्रल बिंदु r, तो ये त्रिज्या ही तो इसकी त्रिज्या को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, r से। अब ये पूरा लोगे तो कितने r हो गए, 2r। तो चाहो तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे r और r। तो बेटा चित्र से बिल्कुल समझ में आ सकता है अगर आप थोड़ा सा भी अपना IQ यूज करते हो कि चित्र को देखकर, कि चित्र से स्पष्ट है कि एस सी बराबर क्या होगा, कितने r हो गए, 4। लिख दो यहाँ, चित्र से स्पष्ट है कि एस सी बराबर क्या हो गया, 4r। कितने r, 4r। एस सी बराबर मैंने कितने r लिख दिए, 4r लिख दिए। अब देखो एस सी बराबर होता है a√2 और वहाँ एस सी बराबर होता है 4r। तो यहाँ से हम एक का मान निकाल सकते हैं, किसका, एक कोर की लंबाई का। तो इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। तो देखो यहाँ पे समीकरण 3 व 2 से। तो देखो क्या आपका एस सी बराबर हो गया ना, तो इस एस सी के स्थान पे 4r लिख दो। तो क्या हुआ, 4r बराबर a√2। तो बताओ यहाँ से आप एक का मान नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। 4r बराबर a√2 है, तो यहाँ से एक का मान निकाल सकते हो। तो a बराबर क्या हो गया, 4r बट्टे में √2, बट्टे में रूट किया गया, तो आ गया। अब एक चीज समझाता हूँ, ये एक का मान आ गया, कोर की लंबाई आ गई, कोर एक कोष्ठिका की कोर की लंबाई। अब देखो
किसी का अगर आपको आयतन ज्ञात करना होता है तो हम बोलते हैं भुजा क्यूब। घन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्या क्या ए, तो अगर एक एक कोष्टिका का अगर आपको आयतन ज्ञात करना है तो इस ए का क्यूब कर दो। क्यूब करने पर जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा? एक एक कोष्टिका का आयतन। तो यहाँ आप लिख सकते हो, चाहो तो अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में कि घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन क्या होता है? ए क्यूब। भुजा क्यूब भी तो होता है। अब ए क्यूब का मान लिख दो तो 4r√2, इसको क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना होता है? 64 r², और √2 का क्यूब क्या होगा? 3 बार √2 लिखना पड़ेगा। तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा? 2√2। कैसे? कुछ बच्चों को नहीं समझ में आए तो इसका मतलब ये हुआ √2 का क्यूब करने का मतलब क्या हुआ? √2 इंटू √2 इंटू √2। तो ये आपस में गुना करेंगे तो कितना हुआ? 2, और इसको आप क्या लिख सकते हो? √2। क्लियर होनी चाहिए बात। तो घन का आयतन क्या हो गया? ए क्यूब। तो घन का आयतन 64r³/2√2, ये आपको मान हो गया। तो ये आपका समीकरण नंबर 3 है। तो इसको हमने समीकरण नंबर, इसको समीकरण 4 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 5। अब देखो हमने क्या सीखा कि एक एक कोष्टिका की या किसी भी क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी हो तो गोलों का आयतन ऊपर आ जाएगा और उसका कुल आयतन नीचे इंटू मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर हम ये जो एफसीसी की संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं वो एक एक कोष्टिका लेकर लिख रहे हैं। तो इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहो तो हम सिंपल से लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं कि अगर हमें संकुलन क्षमता ज्ञात करनी हो तो देखो, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता भी बोलते हैं कि एक एक कोष्टिका में गोलों द्वारा अध्यारोपित आयतन, तो 4 गोले, तो 4 गोले ही आयतन कवर करेंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि एकक कोष्टिका में गोलों द्वारा अध्यारोपित, या सिंपल और भी इजी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ये लिख दो कि एकक कोष्टिका में गोलों का कुल आयतन बट्टे में चाहो तो लिख दो कि एकक कोष्टिका का कुल आयतन मल्टीप्लाई कितना 100। अब देखो बेटा, इसको मैं लास्ट में यहाँ हल कर लेते हैं। एकक कोष्टिका में गोलों का आयतन, तो एकक कोष्टिका में 4 गोले थे और उन 4 गोलों का आयतन कितना आ गया? 16/3 πr³। तो यहाँ लिख दो 16/3 πr³ हो गया। एकक कोष्टिका का कुल आयतन ये आ गया यहाँ पे कितना? घन का कुल आयतन मतलब एक एक कोष्टिका का कुल आयतन ही है, एक ही बात है वो। तो कितना है? 64r³/2√2 मल्टीप्लाई 100। अब सीधी सी बात है, इस पूरे को जब आप हल करोगे, इस पूरे को जब आप हल करोगे तो आपका मान आएगा यहाँ पर 74%। 74.01 आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 74%। तो इस पूरे को हल किया तो कितना गया? 74%। अर्थात यहाँ से साफ क्लियर हो गया कि एफसीसी की संकुलन क्षमता, किसकी? एफसीसी की जो संकुलन क्षमता है वो कितनी होगी? 74% होगी। एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होगी बेटा? 74%, 74% होगी। तो क्लियर होनी चाहिए बात आपके। तो ये इसका एक डेरिवेशन था, सीधा क्वेश्चन आ जाता है। एफसीसी, एससीपी या सीसीपी किसी की भी संकुलन क्षमता आप पूछी जाए तो आपको इसी प्रकार से निकाल के आनी है और सीधा क्वेश्चन आता है एफसीसी फलक के अंदर एक एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता 74% होती है, सिद्ध कीजिए। तो हमें ये करना है। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम फटाफट इसको 2 मिनट के लिए रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी की संकुलन क्षमता
पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता हमें ज्ञात करनी है तो ये कितने प्रतिशत होती है बेटा? 74% होती है। पहले बात तुम्हारे में ये बात क्लियर। फिर इनका नाम तो आप जानते हो, एफसीसी को हम क्या बोलते हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका, एचसीपी, एचसीपी षटकोणीय निबिड़ संकुलन, सीसीपी घनीय निबिड़ संकुलन। अब इसको सिद्ध करना है तो सीधी सी बात है, एक डायग्राम बनाया, एक एक कोशिका बनाई, इसमें अवयवी कण मैंने कोनों पर और एक कहाँ दर्शा दिए? फलक पर, क्योंकि एफसीसी में फलक पर होते, पूरे की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने पूरे पर गोले नहीं बनाए। इतना सा डायग्राम बन गया। अब देखो इसमें कोई भी परमाणु हो तो हमें पता परमाणु की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया? आर, और इस एक एक कोशिका की कोर की लंबाई हमने क्या मान ली? ए मान ली। अब देखो यहाँ पे कि एफसीसी के अंदर कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। तो एक गोलों का आयतन, देखो अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो एक गोले का आयतन कितना होता है आपके? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4 गोलों का आयतन कितना हो जाएगा? 16/3 पाई आर क्यूब। ये तो एफसीसी के अंदर जो गोले थे, परमाणु थे, अवयवी कण थे, उनका आयतन आ गया। इन्होंने इतना स्थान अध्यारोपित किया है। अब आ जाओ यहाँ पे कि मुझे पता है ए बी ए स्क्वायर होता है, ए होता है, बी सी बी ए, क्योंकि ये कोर लंबाई है तो ए होगी। लेकिन एस सी का मान मुझे पता नहीं है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में एस सी स्क्वायर, इसको ऐसे लिखना चाहो तो कि एस सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एस सी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा आपका? एस स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो एस सी का मान आ गया a√2। अब आप इस संरचना एस सी को गौर से देखोगे तो इसमें कितने परमाणु हैं? गौर से देखोगे 3 परमाणु हैं। तो परमाणु की स्ट्रक्चर से आएगी यहाँ पे। तो ये एक आर, इसमें 2 आर और इसमें एक आर, कुल आर कितने होंगे? 4 आर। कितने आर हो गए? 4 आर हो गए। तो एस सी बराबर, देखो ये बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लेना कि एस सी बराबर कितना होता है? 4 आर। ठीक, तो एस सी के स्थान पर आप लिख दो 4 आर। तो 4 आर बराबर a√2 हो गया। तो a का मान कितना हो गया? a बराबर 4 आर अपॉन √2। बेटा एक बात क्लियर कर दूं कि एक क्वेश्चन और बनता है जो अपनी नीट या जेआई मीन्स में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। एफसीसी में या इन तीनों में किसी के लिए भी, एफसीसी में उसकी कोर की लंबाई और त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो बिल्कुल माइंड क्लियर कर लेना। और इसको आप चाहो तो मैं अलग से यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ जो आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एफसीसी की जब हम बात करें तो ए व आर में संबंध, किसकी बात कर रहा हूँ? ए तथा आर में संबंध। ऐसे सवाल अपने सीधा पूछ लिया जाता है तो याद कर लेना बिल्कुल कि ए बराबर क्या था? 4r/√2। ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल क्वेश्चन बन जाता है कि एफसीसी में कोर की लंबाई और परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध होता है? एफसीसी में कोर की लंबाई और परमाणु में क्या संबंध होता है? तो ए बराबर 4r/√2 होता है। इतना याद आप कर सकते हो। अब देखो ये आ गया। अब हमें पता है एक एक कोशिका ये घन की तरह है, तो एक एक कोशिका का आयतन लिख दो। ये घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब भुजा क्या है? कोर की लंबाई a, तो a का क्यूब। तो a का मान आ गया तो इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब 64 r क्यूब, और √2 का क्या हो जाएगा? 2√2। तो ये तो आ गया एक एक कोशिका का कुल आयतन। तो सिंपल सी बात है, ये तो आ गया एक एक कोशिका का कुल आयतन, और ये आ गया उसके अंदर उपस्थित अवयवी कणों का आयतन। देखो मैं यहाँ गोला कर रहा हूँ दोनों को कि ये तो आ गया एफसीसी के अंदर जितने भी गोले थे, परमाणु थे, उनका कुल आयतन, और ये उस एक एक कोशिका का कुल आयतन। तो हमने ये तो सीखा था कि जिसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी हो, जिसकी संकुलन क्षमता ज्ञात करनी हो, उसमें जो अवयवी कण उपस्थित उसका कुल आयतन तो ऊपर लिख दो। तो इसका कुल आयतन कितना था? 16/3 पाई आर क्यूब, और उस एक एक कोशिका का कुल आयतन नीचे आ गया मल्टीप्लाई 100। तो और इसका कुल आयतन कुल हल किया तो इसकी संकुलन क्षमता कितनी आ गई आपकी? 74%। तो याद हो जानी चाहिए माइंड में बिल्कुल। और कभी कभार, जरूरी नहीं हर बार डेरिवेशन पूछा जाए, कभी कभार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि
एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? संकुलन क्षमता 74%। 4 तो इसके अवयवी कणों की संख्या होती है। तो उम्मीद है आज केवल हमने ये पढ़ा है संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं, और एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी की संकुलन क्षमता दक्षता 74% होती है तीनों की। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि जिन्होंने नहीं लिया है। और कल की क्लास में बीसीसी और एचसीसी इनकी भी संकुलन क्षमता हमें किस प्रकार से निकालनी है उसके बारे में हम कल की क्लास में बात करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।